पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ जो घटना घटी वह पिछले एक महीने से लगातार चर्चा में है। आज हम आपको इस घटना की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद अब तक किसी ने नहीं बताई है। इसमें कुछ इस तरह से राजनीति की जा रही है जिनके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। आज हम ममता बनर्जी के उन 5 खास लोगों की बातें बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से सीबीआई के लिए इस केस को सुलझाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन असली सच जनता के सामने लाना बेहद कठिन है। यह 5 लोग अपने चालों से इस केस को उलझाए हुए हैं और जब तक यह लोग इस खेल में हैं तब तक देश की जनता को पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी। इसके अलावा हम एक ऐसे इंसान की भी बात करेंगे जिसकी भूमिका इस केस में बहुत अहम हो सकती है। अगर इस इंसान की एंट्री होती है तो शायद यह केस 48 घंटे के भीतर ही सुलझ जाएगा और देश की जनता जान सकेगी कि असली गुनहगार कौन है और किसने इसको रचा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस केस से जुड़ी और भी अहम वीडियो जानकारी आपको यही मिलेगी। दोस्तों, इस मामले में जितनी गलती नेताओं की है उतनी ही गलती उन अधिकारियों की भी है जो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करके इस सिस्टम में आए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक इस केस में कोई भी ईमानदार अधिकारी सामने नहीं आया। अब इस कहानी को पहले पॉइंट पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इस केस के पीछे कौन कौन लोग हैं जिनके रहते शायद यह मामला कभी सुलझ नहीं पाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वे कुछ ऐसे लोगों को बचा रही है जो इस गंभीर मामले में दोषी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन्हें किसके कहने पर बचाया जा रहा है। और अब हम आपको इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप जान सके कि असल में पश्चिम बंगाल में हुआ क्या है। अब तक 29-30 दिन हो चुके हैं लेकिन सीबीआई इस केस को सुलझाने में नाकाम रही है। आखिर क्यों? जब सीबीआई की टीम जांच के लिए गई तो उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि जिन दीवारों को तोड़ा गया और सबूतों को मिटाया गया उन सब के पीछे कौन है। इस सच्चाई को जानने में सीबीआई को 21 दिन लग गए। सिर्फ एक सबूत को ढूंढने में ही इतना समय लग गया। आखिर 21 दिनों तक उन्हें क्यों नहीं समझ आया कि असली दोषी कौन है। अब जिन 5 लोगों की बात कर रहे हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। डॉक्टर बिटिया के केस में सीबीआई की टीम को सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचना था, लेकिन वे 40 मिनट की देरी से पहुंचे। सरकारी वकील भी 40 मिनट की देरी से पहुंचे। उसके बाद जज ने कहा कि क्या हमें संजय रॉय और संदीप घोष को जमानत दे देनी चाहिए। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो न्याय दिलवाना ही नहीं चाहते। हम यह नहीं कह रहे कि जो जांच कर रहे हैं वे ईमानदार नहीं हैं, लेकिन सवाल उस सिस्टम से है जिसमें एक बेटी को न्याय दिलाने में इतनी रुकावटें आ रही हैं। आखिर क्यों एक मासूम बेटी के साथ हुई इस घटना में न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है। इस पूरी घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं और क्यों सीबीआई का इस केस के सुलझाने में नाकाम हो रही है। इन सभी पहलुओं पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अब बात करते हैं उन 5 लोगों की। सबसे पहले उस आदमी की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के उस परिवार की जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कहानी काफी दिलचस्प है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी से नाराज है और उनके खिलाफ बगावत करने को तैयार भी है, लेकिन उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। अगर अभिषेक बनर्जी की जड़ें मजबूत होती तो शायद आज हम बंगाल में बगावत की खबरें सुन रहे होते। इस पूरे केस को अगर किसी ने अच्छे तरीके से मैनेज किया है तो वह है अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी से ज्यादा वह बंगाल की राजनीति को समझते हैं और जो बातें ममता बनर्जी नहीं जानती उन्हें अभिषेक बनर्जी अच्छी तरह जानते हैं। इसे समझने के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन पूरे सिस्टम को असल में शिवपाल सिंह यादव ही मैनेज करते थे। अभिषेक बनर्जी भी इसी तरह ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी के बावजूद इस खेल को खेल रहे हैं। ममता बनर्जी भी इस बात को बखूबी समझती है कि उनका भतीजा इस केस में कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा जिससे परिवार का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाए और इस केस को संभालने में अपना योगदान दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं।
और इस केस को सुलझने से रोकने में उनका हाथ भी हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे आदमी की। शिवेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता है जो राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। पहले वे बीजेपी में थे, फिर टीएमसी पार्टी में चले गए और अब फिर से बीजेपी में वापस आ गए हैं। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो यह देखते हैं कि उन्हें कहां से ज्यादा लाभ मिल सकता है। वे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी हासिल की है, लेकिन इस पूरे मामले में उनकी भूमिका उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। जब बंगाल की एक बेटी के साथ यह घटना घटी तो शिवेंदु अधिकारी ने इस पर जोर देने के बजाय चुप्पी साधे रखी। सवाल उठता है कि आखिर शिवेंदु अधिकारी जो ममता के सामने मजबूती से खड़े हो सकते थे, इस मामले में चुप क्यों रहे। अब बात करेंगे तीसरे आदमी की, जो इसमें अखिलेश यादव का नाम आता है। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव एक बड़ा नाम बन चुके हैं और ममता बनर्जी के साथ उनकी अच्छी बातचीत है। अगर भविष्य में कभी इंडिया गठबंधन के सामने यह स्थिति आती है कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है और किसे गृह मंत्री, तो ममता और अखिलेश की जोड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह जोड़ी मोदी सरकार को भी चुनौती देने की क्षमता रखती है। लेकिन एक बात साफ है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव का पूरा समर्थन है। अब बात करते हैं चौथे आदमी की। यह नेता पहले कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन गए। हम बात कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम की राजनीति में एक मजबूत पकड़ बनाई है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने अपनी पार्टी छोड़ दी, तो उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का पूरा काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही किया। उनका यह मैनेजमेंट दिखता है कि वे राजनीति में कितने कुशल हैं। आपको याद होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी के बीच एक मुलाकात भी हुई थी, जिसकी चर्चा उस समय खूब हुई थी। लेकिन डॉक्टर बिटिया के मामले पर वह भी शांत दिख रहे हैं। अब बात करते हैं पांचवें आदमी की, और शायद आपको यकीन ना हो कि इस आदमी का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी खुद है। जी हाँ, इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि बीजेपी भी अपने राजनीतिक फायदे को देख रही है। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि राजनीति में हर पार्टी किसी भी घटना का पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करती है। इस देश में पहले भी बहुत सा घोटाले हुए हैं और उनमें भी राजनीति का खेल देखा गया था। तो अगर बीजेपी इस मामले में अपना देख रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी केंद्र में यह कोशिश कर रही है कि जब भी जरूरत पड़े ममता बनर्जी और उनके लोगों को मदद करने के बदले उनसे कुछ राजनीतिक समर्थन लिया जा सके। यही कारण है कि यह मामला उलझता जा रहा है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा। अब सोचिए, जब सीबीआई की 5 टीमें इस केस में लगी हुई है, तो क्या उन्हें यह समझ में नहीं आता कि यह मामला कितना गंभीर है। मीडिया की नजरों के साथ साथ समाज के नजरों में भी यह सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस केस की खबरें देखकर घरों में लोग, खासकर महिलाएं और लड़कियां, डर रही हैं। ऐसे में सीबीआई का कोर्ट में 40 मिनट देरी से पहुंचना और फिर यह कहना कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिले, यह बात समझ से परे है। अब सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को सही तथ्य नहीं मिल रहे, सीबीआई को सबूत नहीं मिल रहे, तो आखिर न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इस स्थिति में मुझे एक नेता की याद आती है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विकास दुबे वाले कांड को जिस तरह से सुलझाया था, वह आज भी एक मिसाल है। अगर योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में होते और उनके पास पूरी ताकत होती, होम मिनिस्ट्री उनके पास होती, तो क्या बंगाल में यह सब सनसनी हो सकती थी। अगर योगी आदित्यनाथ को बंगाल की कमान मिलती, तो शायद यह मामला अब तक सुलझ चुका होता। मुझे लगता है कि जिन 5 लोगों की बात हमने की, वे सियासत के हिसाब से बिल्कुल सही बैठते हैं, लेकिन इस खेल में वजीर की भूमिका भी उतनी ही अहम है, और वह वजीर अगर योगी आदित्यनाथ होते, तो शायद आज बंगाल की तस्वीर कुछ और ही होती। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर योगी आदित्यनाथ बंगाल के मुख्यमंत्री होते या वे देश के गृह मंत्री होते, तो क्या हालत और नहीं होते। अगर बुलडोजर संदीप घोष के आलीशान महल पर चलता, तो क्या कई राज सामने नहीं आते। क्या संजय रॉय के घर पर अब तक बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। यह वह सवाल है जो हर उस इंसान के मन में है जो इस मामले में न्याय की उम्मीद कर रहा है। लेकिन सीबीआई क्या कर रही है,
सीबीआई फाइलों के ढेर में उलझी हुई है। कभी एक फाइल कोर्ट में भेजती है तो कभी दूसरी फाइल दिल्ली ईडी को देती है कि आइए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कीजिए। सीबीआई तो जांच करने गई थी। उस डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अलग से देखा जा सकता था, लेकिन इस केस को उलझाने के लिए उसे ईडी के पास ले जाया गया। अब आप खुद सोचिए, ईडी और सीबीआई जिस जांच में फंस जाती है वह जांच कितनी लंबी खींच जाती है। देश ने सुशांत सिंह राजपूत से लेकर आरुषि तक के मामले में देखा है कि कैसे ऐसे जांचें लंबी चलती है। सालों बीत जाते हैं जिससे न्याय मिलने में कितनी देरी हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या वही 5 लोग हैं जिनका नाम मीडिया में लिया जा रहा है और जो इस मामले के पीछे छिपे हुए हैं? क्या सीबीआई के सामने आने के बावजूद यह लोग पर्दे के पीछे रह रहे हैं या फिर सामने आकर भी उन पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? यह सब सोचने वाली बातें हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का पता चल सके।